के लिए वेल ऑफ कोर्स ये तो बात हुई जो कंसर्न्स हैं यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में और एमएसपी मॉनसून सोइंग और जिस तरह की यील्ड हमने यहाँ पर आते हुए देखी है सभी जगह ऑफ कोर्स एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान भी हमारे साथ हैं। राहुल नमस्कार। सबसे पहले तो सोइंग के नंबर्स आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपके नंबर्स आप बैंग ऑन होते हैं उसके ऊपर एकदम एक्यूरेट डे ऑन डे हिसाब से यहाँ पर लेकर आते हैं। एज ऑफ नाउ जिस तरह का मानसून है कुछ कंसर्न्स भी हैं कि कई जगह पे कुछ ज्यादा है, अब तक का क्या पैटर्न है? नमस्कार मनीषा जी, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस शो। देखिए, मानसून इस बार समय से पहले आया है और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ जगह रुका भी है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि समय से पहले मानसून आ गया है और जो रबी जो खरीफ की जो स्विंग प्रक्रिया है वो भी रफ्तार से चलेगी। अब ये देखना होगा कि किसान किस फसल को किस प्रकार से प्राथमिकता दे सकता है। एमएसपी की बढ़ोतरी की बात की है तो एमएसपी सभी फसलों की एमएसपी जो है वो बढ़ाई गई है और कुछ ही कमोडिटीज पिछले साल ऐसी रही हैं जिसमें मक्का भी शामिल है, गन्ना भी है और एक आधी छोटी मोटी कमोडिटीज और हैं जिनके प्राइसेस पूरे साल भर किसानों को मिले। और दूसरी कमोडिटीज की अगर बात करते हैं जैसे तुअर है, उड़द है, मूंग है, इसके प्राइसेस और धान भी है जो खरीफ में आने वाली है, इसके प्राइसेस किसानों को पूरे साल भर नहीं मिले। तो इस साल मुझे लगता है कि कुछ एरिया में तब्दीली आ सकती है जो हम्म। प्राइसेस के ऊपर ड्रिवन होंगे फुली। मक्का का एरिया मेरे हिसाब आप कह रहे हैं कि दालों के बुआई का इलाका गिरेगा? से गिरना चाहिए और वो मक्के को जाएगा? और वो मक्का में जाएगा, खासकर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जो तुअर के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं और एमपी में भी जहाँ पर उड़द होती है वहाँ भी हम मक्का में एरिया कन्वर्ट होता हुआ देख सकते हैं। राहुल, यही चिंता सोयाबीन वालों को है, यही चिंता कॉटन वालों को भी है कि उनका एरिया भी मक्के को जाएगा। जी। एज ऑफ नाउ जो पैटर्न है उसमें वो नजर आता है। अभी तो बुझाई आंकड़े अभी आए नहीं है, अभी तो जस्ट एक प्रिपरेशन हो रही है हम्म। बट अभी महाराष्ट्र ने आंकड़े कुछ दिए हैं तो उसमें अभी मतलब और स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है। हम्म। राहुल, साथ ही साथ वीट के ऊपर जिस तरह से हमने यहाँ पर लगाम लगते हुए देखी है, स्टॉक लिमिट्स फिर से आ गई हैं यहाँ पर। सबको एज सरप्राइज यहाँ पर मार्केट है। किस तरह की अराइवल्स बाजार में, रादर अराइवल्स भी नहीं, किस तरह का आप ओपन मार्केट में अब यहाँ पर ट्रेड बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, वीट एक पूरे साल भर ऐसी कमोडिटी रही है जिसके प्राइसेस कम से कम 2 साल से जो है उच्चतम स्तर पर पहुंचे हैं। और पिछले साल फरवरी 2025 को दिल्ली गेहूं 3300 रुपये तक पहुंचा था। तो हम्म। जो पिछले साल रिकॉर्ड भाव मिले, किसानों को अच्छे भाव मिले, तो गेहूं का रकबा जो है वो भी बढ़ा और एरिया भी बढ़ा और जिससे जो हमारी उत्पादन है जो सरकार ने कल दिया 117.5 मिलियन मेट्रिक टन का, मतलब काफी अच्छा उत्पादन रहा। तो गेहूं में मैम क्या हो रहा था कि गेहूं में पिछले 3 सीजन से उत्पादन काफी प्रभावित हुआ था जिससे केंद्रीय पूल में हमारा स्टॉक जो है लगातार घटता चला गया। लेकिन इस बार स्थिति एकदम बदलती हुई नजर आ रही है और हमारे इस साल जो प्रोक्योरमेंट है वो 300 लाख टन से मामूली से नीचे है, जो एक काफी कंफर्ट लेवल हम लेके चल सकते हैं अगर हम पिछला साल स्टॉक मिलाएं अप्रैल को जो था और अभी जो सरकारी खरीदी है तो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर गवर्नमेंट के पास स्टॉक दिखाई दे रहा है जो पिछले 2 सालों में नहीं था। तो हम्म। इस वजह से जो जैसा आपका नेक्स्ट सवाल स्टॉक लिमिट को लेकर होगा, स्टॉक लिमिट शुरुआत 12 जून 2023 को शुरू हुई थी। उसके बाद लगातार जो है लिमिट्स में बदलाव किए गए और हम्म। लास्ट जो रबी 24 सीजन था उसमें 24 जून को स्टॉक लिमिट लगी थी जो इस बार पहले लग के 28/5/25 को आ चुकी है, लगी है। हम्म। लिमिट्स वगैरह सेम हैं जो इनिशियली हुआ करती थी, बट इसमें देखिए देखने वाली एक चीज है कि जो आपको स्टॉक लिक्विडेट करना है उसके दिन घटा के 15 दिन किए जो जी। लास्ट ईयर 30 दिन थे। इसका मतलब सरकार जो है चाहती है कि जो निजी व्यापारियों के पास जो माल है वो जल्द से जल्द बाजारों में उतरे। अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ, जो एलोकेशन मिला है 3,000 मेट्रिक टन ट्रेडर्स को दिया है, 70% मिलर्स की जो मिलिंग कैपेसिटी है उस पर दिया है। इतनी हम्म। मात्रा में ना ही ट्रेडर अपने पास गेहूं रखता है और ना ही कोई मिलर इतनी बड़ी क्वांटिटी में रखता है। तो इससे बाजारों पर जो असर पड़ना चाहिए था मुझे लगता है अभी वो पड़ा नहीं। नहीं पड़ा। वो हमने प्राइसेस में आता हुआ भी देखा है। राहुल, आपसे विदा लें उससे पहले ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारी खबरें यहाँ पर पहले आ जाती हैं। एडिबल ऑयल ड्यूटी, येलो पीज एक्सटेंशन 31 मई, इन दोनों में कुछ सुन रहे हैं आप? देखिए मैम, येलो पी एक्सटेंशन क्या होता है, 7 बार बढ़ चुका है येलो पी एक्सटेंशन, लेकिन जब भी वो बढ़ता था वो 10-15 दिन पहले आ जाता था। लेकिन इस ओके। बार अब केवल 2 दिन बचे हैं तो मुझे लगता है कि शायद नहीं आएगा। हाँ, कुछ ना कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी लगाकर
ओके। जो है इम्पोर्ट चालू रखेंगे। और एडिबल ऑयल पे कुछ नहीं सुन रहे आप? एडिबल ऑयल्स पे गवर्नमेंट जो है कंफर्टेबल पे है, उपभोक्ताओं को सस्ते में आपको जो मिल रही तेल मिल रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि एडिबल ऑयल्स के इम्पोर्ट नियमों में कुछ बदलाव किया जाएगा। फेयर पॉइंट। राहुल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और क्या लगता है बाजार क्या देख सकता है उस पर भी अपनी राय देने के लिए।